नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा हो सकता है क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग में कहीं हो तो दर्शक माफी मांग लें। अभय भाई, एक बहुत दर्दनाक हादसा अहमदाबाद में हुआ और ये हम सब जानते हैं, को कहा जा सकता है कुछ चीजें होती हैं जो अ, भाई ठीक है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। केदारनाथ में जो हुआ था वो किसी के नियंत्रण में नहीं था, हालांकि उसमें भी जिस तरह से हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन इमीडिएट नहीं। अहमदाबाद में बहुत ही दुखद था और ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं अ, उसके लिए ज़िम्मेदारी तो है ही। एयरक्राफ्ट खराब था, लोग प हालाँकि मैं पायलट को बिल्कुल बरी करता हूँ, उड़ा चुका है, उसके पास इस तरह की कोई ज़्यादा संभावना अ, एयरक्राफ्ट खराब होने की या कोई एटीसी में कोई टेक्निकल दिक्कत है जो ओवरसी हुई है। इन सबके बीच में मैं पहले तो उस पे बात कर लें और दूसरा जिस तरह से हर चीज में का राजनीतिकरण जो बात होती है। मोदी जी और अमित शाह तुरंत भागे-भागे वहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है, ये अच्छा लगा और देश के प्रधानमंत्री और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे ही उनको कश्मीर भी जाना चाहिए था, ऐसे ही मणिपुर भी जाना चाहिए था। लेकिन आपका एक पहला रिएक्शन जो अहमदाबाद में हुआ, मेरे हिसाब से इसको रोका जा सकता था अगर थोड़ी अ, चुस्ती और जो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया। तो ये मेरा अपना पहला रिएक्शन है। इस पे एक आपकी टिप्पणी ले लें, फिर कुछ प्रश्न इसी से और हैं। अभय भाई। आनंद जी, प्रत्येक दुर्घटना में एक आकस्मिकता होती है और वो आकस्मिकता हम लोगों को चौंका देती है, स्तब्ध कर देती है। इस दुर्घटना के साथ भी यही हुआ है और दुर्घटना बहुत बड़ी, बहुत ही भीषण है। सबसे पहले तो इस दुर्घटना में जो मारे गए यात्री हैं, मैं उन सबको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवारों के मैं साथ हूँ। अब यहाँ पे लेकिन अब सवाल ये, दुर्घटना हो गई, अब क्या किया जाए? क्या वो किया जाए जो इस वक्त सरकार कर रही है? सबसे पहली बात तो यह है कि दुर्घटना होते ही कुछ इस तरह के वीडियोस प्रकाश में आए हैं जिनको देखने से दिमाग घूम जाता है। ये जहाज दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद पहुंचा था, तो जिस समय ये दिल्ली से उड़ा था उस वक्त इसकी क्या हालत थी? पहला सवाल तो ये है। और अब ये जो कुछ यात्री अहमदाबाद उतर गए या उस जहाज में बैठे रहे लंदन जाने के लिए, उन्हीं में से किसी एक ने एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो मैंने खुद देखा है और बहुत ये वायरल हो रहा है वीडियो। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर उसे देख सकते हैं, मुझे यकीन है कि आपने उसे अभी तक देख लिया होगा। उस वीडियो में वो यात्री दिखा रहा है कि विमान में न तो एसी चल रहा है, सारे यात्री अपने किताब या अखबार के या मैगजीन के टुकड़ों से अपने आप को पंखा चल रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है और लंदन जा रही है फ्लाइट, उसमें एसी नहीं चल रहा है, लोग पंखा चल रहे हैं। जो सामने वाली सीट की पीठ पे जो स्क्रीन लगी रहती है, वो स्क्रीन कोई काम नहीं कर रही है, किसी भी किस्म का बटन काम नहीं कर रहा है। अगर आप एयर होस्टेस को बुलाना चाहें तो वो बटन नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि जहाज के अंदर पार्शियल यानी आंशिक रूप से बिजली का फेल्योर है, बिजली चली गई है जहाज के अंदर। और यात्री काफी देर तक इत्मीनान से, मतलब धीरे धीरे करके बता रहा है, देखिए क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। और उसका कहना है कि एयर इंडिया का स्तर बहुत गिर गया है, इसीलिए एयर इंडिया इस वक्त फर्स्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड है, ये सब इस तरह की बातें बोल रहा है। क्योंकि ये तो किसी को भी इम्कान नहीं था कि ये जहाज अभी थोड़े दिनों बाद में सब लोगों के लिए मृत्यु का भाग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दुर्घटना केवल पंखे न चलने, एसी न चलने से हुई है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये कम से कम एक तरफ इशारा करता है कि जहाज के रख रखाव में बहुत कमी थी और उस कमी को न समय रहते दूर किया गया, यहां तक कि उस कमी की शिनाख्त हो जाने के बावजूद भी जहाज को रोक के उसे ठीक नहीं किया गया और उसको लगातार उड़ाना जारी रखा गया, जिसका नतीजा इस दुर्घटना में निकला। अब जो जो जहाज बनाने वाली कंपनी है उसने ऐलान किया है कि उसकी विशेषज्ञ आके इसकी जांच करेंगे पूरे की पूरी। देखिए, असली बात तब निकल के आएगी जब जहाज के विशेषज्ञों की जांच से निकले हुए निष्कर्ष और भारत द्वारा की गई, एयर इंडिया द्वारा की गई जांच से निकले हुए निष्कर्ष दोनों हमारे सामने होंगे। तब हम देखेंगे क्या वो दोनों निष्कर्ष एक ही से हैं या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और तोहमत लगाई जा रही है। देखिए, हमेशा होता है। आप अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक
4 दिन की फौजी झड़प हुई। उस फौजी झड़प में अब तो भारत ने मान ही लिया है, आधिकारिक रूप से मान लिया है कि वहां पर हमारे विमान गिरे। तो उसमें जो राफेल विमान गिरा, उसमें राफेल कंपनी ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि राफेल विमानों के अंदर कोई कमी थी। मैं फौजी झड़प से इस दुर्घटना को नहीं जोड़ रहा हूं। मैं विमानों की दुर्घटनाएं होती हैं, विमान जब गिरते हैं तो उनको बनाने वाली कंपनियां और उनको उड़ाने वाली जो उड़ाने वाला पक्ष है, उन दोनों के बीच में क्या विवाद होता है, इसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूं। तो राफेल कंपनी ने कहा कि हमारे लोग आएंगे, ऑडिट करेंगे कि आपने उसका रखरखाव ठीक किया कि नहीं किया। वो आपके पायलटों से बात करेंगे कि आपके पायलट पूरी तरह सक्षम थे या नहीं थे, उनकी पूरी ट्रेनिंग थी कि नहीं थी। तो उसमें बाद में भारत ने, रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया कि नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है ऑडिट करने का, ना हमारे पायलटों से बातचीत करने का, मना कर दिया। यहाँ पे बोइंग कंपनी के विमानों को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तो बोइंग कंपनी के जो जांचकर्ता आएंगे और वो उसको देखेंगे, समझेंगे, दोनों की रिपोर्ट आएगी, तब दरअसल हम लोगों के सामने पूरी असलियत साफ होगी। दूसरी बात, हमारे जो राजनेता हैं, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह हैं, मौके पर जाना, मुआयना करना, ये एक अलग बात है। ये तो हमेशा ही बड़ी दुर्घटनाओं में मंत्री लोग करते ही है। लेकिन ये इस तरह का वक्तव्य देना, ये दुर्घटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता था। गर्मी बहुत थी, हवाई जहाज में बहुत ईंधन भरा हुआ था, बचने का और कोई मौका नहीं था। ये वक्तव्य उन्होंने दिया है। आप जरा इस वक्तव्य की भावना और जिस लहजे में ये वक्तव्य दिया गया है, इसके ऊपर गौर कीजिए। बजाय इसके कि अफसोस जताया जाए, बजाय इसके कि पछतावा दिखाया जाए, बजाय इसके कि विमान की जो हवाई यात्रा से संबंधित सुरक्षा है, उस सुरक्षा के ऊपर कुछ बात की जाए, कुछ चर्चा की जाए, कुछ ऐसी संहिताओं की घोषणा की जाए जिनके बारे में सरकार सोच सकती है आगे। एयर इंडिया के, ये कहा जाए कि एयर इंडिया के प्रबंधन से हम बात कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, इस विमान की दुर्घटना के कारणों पर बात कर रहे हैं, इस प्रकार की बात की जाए। कुछ इस तरह की बात करना कि किस्मत थी इन लोगों की, ये तो यही दुर्घटना है, कोई रोक नहीं सकता था, इन लोगों की किस्मत थी, इनकी मौत आई थी, ये मर गए, हम क्या करें, ये इस प्रकार की बात है। ये तकरीबन उसी तरह की बात है कि जब कुंभ में दुर्घटना हुई थी भगदड़ मचने के कारण, तो प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग कह रहे थे वो तो पुण्यात्माएं थी, चली गई। तो ये जो पूरा सरकार का रवैया है, चाहे कुंभ की भगदड़ हो, चाहे अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हो, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। इन लोगों, मुझे लगता है कि एक तरह की निष्ठुरता, जिसको कैलसनेस बोलते हैं, एक तरह की निष्ठुरता जो है इन लोगों पे बहुत हावी हो गई है। 10 साल तक सत्ता भोगते भोगते इनके अंदर की मानवीयता जो है उसका काफी क्षय हो गया है। जी जी, मैं थोड़ा एक और चीज अबे भाई इसलिए उसको बोल दे रहा हूँ। अब एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि देखिए, मैं दो चीजों पे आपकी जरा बात आपसे समझ लो। भारत का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, उसके पास अपना कोई विमान तो है नहीं, अब तो सब कुछ प्राइवेट हो गया है। अब उसके ज्यादातर एयरपोर्ट भी अब प्राइवेट हो चुके हैं। उसके पास ले दे के एक संस्था है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जिसका मुख्य रूप से काम है कि विमान की सुरक्षा कैसे हो, विमान की क्या क्या हो, ये उसका काम। प्रफुल्ल पटेल साहब जब 2004 से 2011 तक मंत्री थे, उस समय ये बोइंग की खरीद फरोख्त हुई थी और उनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे, उस समय भी और उसके बाद भी, और ये था कि इन्होंने बहुत पैसा खाया है। सीबीआई ने 2017 में इसकी एक रिपोर्ट, बाकायदा एफआईआर हुई थी, और ये उसी से कभी जब ये माना गया कि एयर इंडिया को इन्होंने ही, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उसको एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक बड़ा हाथ था। वो एफआईआर चल रही थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 2023 में 24 में ये गंगा नहा लिए मतलब ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए और सारी चीजें बंद। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये फिर से हम और आप चर्चा करते रहेंगे, बात आई गई हो जाएगी, कोई जांच पब्लिक उस डोमेन में आती नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्री साहब थे, नायडू साहब, एक रील बना रहे हैं और उस रील बना के उसमें बाकायदा म्यूजिक ऐड करके तब वो रील रिलीज हो रही है। मुझे लगता है तत्काल इफेक्ट से, विद इमीडिएट इफेक्ट,
प्रधानमंत्री को छोड़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मानेंगे नहीं, हम और आप चाहे कुछ कर लें, इस देश का लॉ चेंज करें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे कि फोटो खींचना, भाई आप पद पे हैं कम से कम 6-7 दिन फोटो मत, वो मानेंगे नहीं, तो उनको निकाल दीजिए इससे। प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी कोई मंत्री अपनी फोटो और रील ना रिलीज करे किसी एक्सीडेंट के होने के कम से कम 1 हफ्ते के। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो बहुत असंवेदनशील बातें हैं। मैं इस दोनों चीजों पे मंत्री का रोल, दो पहलू हैं, दो पहलू होते हैं जिस तरह हम रवैये की व्याख्या करते हैं। एक तो यह है कि हम उनकी जो संवेदनशीलता है उसको परखते हैं, और दूसरा यह है कि दूसरा एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, निष्ठुरता। जब आपकी संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जाती है और कोई किसी भी किस्म के नैतिक या सार्वजनिक दबाव के कारण आपको दोबारा अपनी संवेदनशीलता की खुद जांच करने का मादा आप में नहीं रहता, उस वक्त आपके अंदर एक निष्ठुरता पैदा होती है और उसके बाद आप हर किस्म के नतीजे से बेपरवाह हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो राजनीति है, जिस राजनीति के जरिए हमने अपनी गोटी लाल करके सत्ता प्राप्त की है, उसकी युक्तियां और उसके हथकंडे अलग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लोग मर जाएं, आग में जल जाएं, कोई प्रलय हो जाए, कुछ हो जाए, हम लोगों को राहत दे पाए या न दे पाए, इस सब बातों के प्रति बिल्कुल आदमी लापरवाह हो जाता है। वो सोचता है ये सब होता रहेगा, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, कभी दुर्घटना होगी, कभी दुर्घटना नहीं होगी, ज्यादातर नहीं होगी, कभी कभी होगी, तब वहां पर जाके हो आएंगे। और उसके बाद में चुनाव जब होगा तो चुनाव जीतने की तरकीबें और युक्तियां अलग तरह की हैं। हम उनमें महारत हासिल कर चुके हैं, हमारे पास देश में सबसे ज्यादा संसाधन है, हमारे पास सबसे बड़ी कार्यकर्ता पार्टी है, हमने जातियों का और धर्म का इस्तेमाल करके एक गठजोड़ बना रखा है और हम उस गठजोड़ के सहारे चुनाव जीत जाएंगे। विपक्षियों को कुछ भी कहने दो, जनता को कुछ भी समझने दो, जनता कुछ दिनों बाद ही सब भूल जाएगी। कल विमान दुर्घटना हुई है, अगले 2 घंटे बाद फिर कोई नई फ्लाइट उड़ेंगी, उनमें फिर लोग भर भर के यात्राएं करेंगे। इस प्रकार की भावना है। आप ये भी देखिए, जब अमित शाह जा रहे हैं वहां पर अपने अमले के साथ में, जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ में है, मतलब अगर कोई आदमी किसी शादी या कार्यक्रम में जाता है तब उसकी चाल और चेहरे पे जो भाव होते हैं उनमें, और जहां पर सैकड़ों लोग दुर्घटना में, भीषण दुर्घटना में मारे गए हैं, उनका वहीं पे आग लग जाने से पूरे शरीर जल गए हैं, स्ट्रेचर पे लोग जा रहे हैं, ले जाई जा रही हैं लाशें, उनके जले हुए हाथ, इस तरह अकड़े हुए हाथ उनके दिखाई पड़ रहे हैं। उस वक्त और उस वक्त में आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपके चेहरे में, आपके चेहरे के भावों में, आपके रवैये में कुछ तो अंतर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस दुर्घटना ने इन लोगों के हृदय को कहीं भी प्रभावित नहीं किया। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ खाना पूरी के लिए कर रहे हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे वहां पर शोक देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए, तो लोग क्या समझेंगे, क्या होगा, इसलिए चलिए ये एक खाना भी, ये एक बॉक्स भी टिक कर दिया जाए। इसके अलावा इसके पीछे और कोई रवैया नहीं है। ये पूरा दृष्टिकोण बताता है कि हम लोगों का जो पॉलिटिकल क्लास है, खासतौर से सत्ताधारी पॉलिटिकल क्लास है, इस वक्त मानसिक रूप से किस दशा में पहुंच चुका है। और जो आपने प्रफुल्ल पटेल की बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग तो बहुत लंबे अरसे से इसको फ्लैग करते रहे हैं, इसको रेखांकित करते रहे हैं, और इस तरह की तमाम डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं। जो इस विमान बनाने वाली कंपनी ने जो क्वालिटी के साथ समझौता किया है, उस समझौते को सामने, क्वालिटी के साथ समझौते को भी सामने लाती है। इन सब बातों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो एक दुर्घटना होकर नहीं रह जाती। मैं ये नहीं चाहता कि कोई और दुर्घटना हो और कोई जान माल की किसी की क्षति हो, लेकिन इस बात का पूरा खतरा है कि दुर्घटनाएं और हों। और जब से एयर इंडिया का निजीकरण हुआ है और टाटा के हाथ में गई है, उसकी व्यवस्था और उसके बंदोबस्त की कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए, देखिए, विमान एयरलाइंस का निजीकरण भले ही हो गया हो, लेकिन अंततः तो भारत की प्रतिष्ठा ही सब तरफ दांव पे है। और सरकार को चाहिए कि टाटा वालों से बात करे, भाई, कि ये आप किस तरीके से उड़ा रहे हैं इसको, पूरा मामला क्या है, इसको दुरुस्त कीजिए। नहीं अभी भाई, मैं अपनी टिप्पणी इसलिए दे दूं, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। जो बात, अगर आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं, टाटा के लोगों से, मेरे कुछ घर के लोग टाटा में काम, उनका मानना ये था कि जब ये सेल हुई, टाटा आज से 20 साल पहले बहुत इंटरेस्टेड थे
टाटा जिस समय इंटरेस्टेड नहीं थे, सरकार अपना हाथ पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसने जबरदस्ती उनके गले बांधा है और पुराने विमान दिए गए हैं, उनको उसके लिए फिर पैसा भी दिया गया, फिर पैकेज भी बनाया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और वो अनसर्विसेबल है। अगर आज उसकी मेंटेनेंस ठीक से करें, वो तब वो लॉस में जाएगा। उनके जो नए विमान आए हैं उसको 2-3 साल लगेंगे अभी जो उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं। तो ये एक अजीब कैच 22 सिचुएशन है। मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में उन्होंने एक नया आज एडवाइजरी जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो बोइंग विमान है एयर इंडिया के, वो क्या-क्या एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे। मेरे ख्याल में आपको जब तक जाँच से क्लीयरेंस ना मिल जाए, ये सारे विमान को ग्राउंडेड कर दीजिए। जब क्लीयरेंस मिले तब चलाइएगा, क्योंकि नहीं, मैं आपसे जाँच से बिल्कुल सहमत हूँ और इसके अंदर टाटा की भी जिम्मेदारी है भाई। सरकार ने जो भी पैकेज आपके गले में आपके मत्थे मढ़ दिया हो, जो भी हो, अंततः तो आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, अंततः तो आप पूरे देश की प्रतिष्ठा से खेल रहे हैं। उसमें सरकार भी जिम्मेदार है और साथ में टाटा वाले भी जिम्मेदार हैं। दोनों बच कैसे सकते हैं? ये तो जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात बोलते हैं, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो विध्वंस और दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। तो ये तो एक ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो पूरी तरह नेगेटिव है। जी, मैं अभी भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है, लेकिन हम लोग उसको कल परसों में उस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज फिर समय कम हो जाएगा। जो ईरान और इजराइल के बीच में हुआ और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है उस पर, क्योंकि वो थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जो भी हो रहा है वो लड़ाई कुछ इस समय जो जब ईरान और उनके बीच में है वो ज्यादा विध्वंसक होने वाली है। हमारा एशिया पूरा धू करके उसमें लपेट में आने वाला इस तरह का है। लेकिन ज्यादा जरूरी बात ये कि जो बिहार की राजनीति है वो थोड़ी सी फिर गर्मा रही है। वहां पे एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है हम जाके वहां सीटों पे लड़ेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं हम 243 सीटों पे लड़ेंगे। एआईएमआईएम की सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो शायद जा रहे हैं आरजेडी, अरे आरजेडी मतलब के लालू से, वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ सीटें एडजस्ट करिए इंडिया गठबंधन में। उधर पीके जो है वो ये भी खबरें आ रही हैं कोई एक नया फ्रंट बनाने के चक्कर में है जिसमें छोटे छोटे, ऐसे में ये जो फ्रंट बनेगा तो क्या ये अगर, और ये फ्रंट बनेगा प्रशांत किशोर का, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि केवल फ्रंट एनडीए का ही फायदा नहीं करेगा, ये एनडीए का नुकसान भी कर सकता है। ये डबल स्वॉर्ड है। मैं इस पे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि बिहार में 2 पार्टीज हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। ये जो तीसरा फ्रंट बनेगा ये किस तरह से किसको हानि और लाभ का इसमें क्या होगा? देखिए, ईरान के इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं उनके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे और ज्यादा सूचित और इन्फॉर्म डिस्कशन उसके ऊपर होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप साहब के गिरेबान को कैसे झकझोरा जाए। ये आदमी दुनिया भर के युद्धों को बंद करने का वायदा करके राष्ट्रपति बना है कि हम फलाना युद्ध बंद करवा देंगे, हम मिडिल ईस्ट में बंद करवा देंगे, हम गाजा में बंद करवा देंगे, हम सब वो यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध बंद करवा देंगे, सारे युद्धों को बंद कर। और इस तरह के अमेरिकी वोटरों को इस तरह के दावे थमाए गए थे कि बस मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के जीतने की संभावना से ही डर के मारे युद्ध बंद हो जाएंगे और ट्रंप जब अगर जीत गए तो उसके बाद तो धनाधन एक के बाद एक युद्ध बंद होते चले जाएंगे और पूरी दुनिया केवल एक आर्थिक इकाई में सिमट के रह जाएगी, उसमें और कुछ होगा ही नहीं, केवल टैरिफ और ट्रेड की बात होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा दुनिया में। ये ट्रंप का वायदा था और आज वो वायदा कहाँ है हम लोग देख ही सकते हैं। बहुत ही ट्रंप का जीतने के बाद में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही हास्यास्पद साबित हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उसकी अपनी जो जिस संभावित परिदृश्य की तरफ ट्रंप ने लोगों का ध्यान खींचा था कि उनके राष्ट्रपति बनने से पैदा होगी, वो संभावित परिदृश्य दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल हमारे पास ऐसे कोई तरीके नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पास ऐसे कोई तरीके नहीं है कि ट्रंप को गिरेबान पकड़ के झकझोरें और पूछें कि भाई आपने जो वायदे किए थे वो सारे सारे ढपोर संखी क्यों साबित हुए। अब आते हैं बिहार के ऊपर। अबे भाई मैं 1 मिनट, अबे भाई ये इस बात पे 1 मिनट एक छोटी टिप्पणी ले लो, क्योंकि बात शुरू हो गई तो 2-4 कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ जैसा ट्रंप की आदत है वो कुछ ना कुछ ऊल जलूल काम करना, कुछ ना कुछ ऊल जलूल बकना, हमारी कहीं वहां हमारे साथ अनादर या ऐसा व्यवहार जी। तो मुझे लग रहा है कि G7 में मोदी जी जब जा रहे हैं तो वहां पे अब सबकी सांस ये अटकी हुई है कि कहीं ट्रंप उनके साथ कोई
कोई गलत व्यवहार, मतलब अनादर ना करें भारत के प्रधानमंत्री का। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि बहुत नहीं, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो पूरा पूरा डर है कि मोदी जी के सामने उनके मुंह पर G7 सम्मेलन में ट्रम्प फिर से वही दावा कर सकते हैं जो उनका अब एक उनकी सरकार का और उनका एक स्थायी स्टैंड हो गया है कि ये संघर्ष विराम मैंने करवाया और मैंने उससे करवाने के लिए टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल किया। चूंकि अब वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनके वाणिज्य मंत्री इस बात को एफिडेविट हल्फनामे पे कह चुके हैं, इसलिए अब वो इस बात से पीछे नहीं रहेंगे और वो मोदी के सामने बोलेंगे। मोदी को वहां पर कुछ बोलने का मौका तो मिलेगा नहीं, वो उसका खंडन भी नहीं कर सकते। वैसे भी ट्रंप का नाम लेकर खंडन करना, अमेरिका का नाम लेकर सीधे सीधे मुंह पे खंडन करने की नीति मोदी जी की है नहीं, उसके चुप ही रहते हैं। उसके बाद उनकी बहुत बेइज्जती होगी और पूरी की पूरी भारतीय विदेश नीति जो है ना, जो पहले से ही डबल जीरो बनी हुई है, उसका काफी अपमान होगा। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का जिस तरह जेलेंस्की का इन्होंने वहां पर अपमान किया ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति, हाँ जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मिलकर अपमान किया था। मैं ये तो नहीं, ये अंदेशा तो मैं नहीं देखता कि इस तरह का अपमान मोदी जी का हो, लेकिन मोदी जी के सामने मुंह पर वो वही बात कह सकते हैं जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने खंडन किया था, और उसके बाद इनके लिए खंडन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रंप ने अपने इस आग्रह के समर्थन में रूस को भी ले लिया है और चीन भी खुलकर उनके इस आग्रह के समर्थन में आ गया है। सब लोग वही भाषा बोलने लगे हैं जो ट्रंप बोल रहे हैं। ऐसे में भारत पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है और बहुत मुश्किल होगा इन्हें अपनी बात कहना। अब हम लोग बिहार पे आ जाएं अबे भाई। बिहार का जो देखिए, बिहार की स्थिति क्या है। मैंने कुछ बिहार में अपने पुराने मित्रों से बातचीत की है जो वहां की राजनीति पर गहरी निगाह रखते हैं। उन सबका मानना है कि इस वक्त बिहार में जिस तरह की राजनीति खेली जा रही है, उसमें दो खिलाड़ी जो है कुछ खास अदा से निकलकर सामने आए हैं। उसमें एक है चिराग पासवान और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। इन दोनों के दावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बिहार की पूरी राजनीति को, बहुत चुनावी राजनीति को पूरी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, हम लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान का प्रभाव, उनके पिताजी का प्रभाव कुछ खास इलाकों में था जहां से वो जीतते थे। उनकी पार्टी विधानसभा में भी जीतती थी और लोकसभा में भी जीतती थी। तो अगर चिराग पासवान कहते हैं कि हम इस इलाके में सीटें लड़ाएंगे, इस इलाके में ज्यादा हमें सीटें दी जाएं, तो वो एक ठीक बात होती, उसकी बात समझ में आ सकती थी। लेकिन उनका ये दावा कि हम पूरे बिहार से चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बिहार की खुद भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, ये दावा एक साधारण दावा नहीं है, एक सामान्य दावा नहीं है। ये दावा बताता है कि एक बार फिर चिराग पासवान और भाजपा के अंदर पर्दे के पीछे एक अनकही साठगांठ हो गई है। और अगर भाजपा आलाकमान चिराग पासवान को ये सब करने से नहीं रोकता है, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भाजपा आलाकमान ने उनसे कहा हो, भाई वो एनडीए के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं। सवाल यह है कि ये सब कहने से पहले कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्होंने एनडीए के अंदर कोई बातचीत की है? एनडीए की प्रमुख पार्टी कौन सी है? एनडीए की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जब तक वो नहीं हाँ करेंगे तब तक ये तय हो ना होगा कि सीटों का बंटवारा कैसा होगा। निश्चित रूप से या तो चिराग पासवान एक बहुत बड़ी कोई सौदेबाजी करने के लिए ये सब पैंतरेबाजी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक बार फिर भाजपा से मिलकर तय कर लिया है कि इस बार नीतीश कुमार की राजनीति की कब्र बना देनी है, बिल्कुल खत्म कर देना है नीतीश कुमार की राजनीति को, चाहे कुछ हो। उसके बाद मैदान साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और चिराग पासवान जो है उसमें उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब इस किस्म की संभावनाओं की तरफ हम देख सकते हैं। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, वो इस राजनीति के एक इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें आप बंद मुट्ठी कह सकते हैं। एक तो यह है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने बिहार में अपना संगठन बनाने के लिए काफी मेहनत की है। आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको वहां पर प्रशांत किशोर के लोग सक्रिय मिलेंगे। आप उनके पास संसाधन होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, विजिबिलिटी उनकी होती है वहां पर,
और वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपना संगठन बनाया है, उससे लगता है कि उनका अपने कार्यकर्ताओं और अपने संगठन की जो स्थानीय शाखाएं हैं उनके ऊपर बाकायदा एक नियंत्रण है, और वो एक अपनी किसी योजना के तहत पूरा काम कर रहे हैं। वो एक मशीनरी की तरह पूरा काम वहां पर हो रहा है। आप उसे कारपोरेट शैली कह लीजिए, आप कोई भी शैली कह लीजिए उसे आप हैं, लेकिन ये तो उसको कौन सी श्रेणी में डाला जाए एक अलग बात है। निश्चित रूप से उनकी राजनीति करने की शैली जो पारंपरिक पार्टियां होती हैं उनसे अलग तरह की है, और उन्होंने वो खुद किसी भी जाति से आते हों, लेकिन उन्होंने समाज के ऐसे राजनीतिक तत्वों को अपने साथ मिलाया है जो विभिन्न जातियों और समुदायों से आते हैं, और उनको वो मंच पे अपने साथ पेश करते हैं। अच्छा, तमाम मसलों के ऊपर उनके वक्तव्यों को आप देखिए तो उनसे साफ लगता है कि वो कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो जनता को भी लगे कि सच्ची बात है। जैसे कि राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा और महाराष्ट्र के चुनाव में हुई घपलों पर उन्होंने सवाल उठाए। उस पर आप प्रशांत किशोर का वक्तव्य देखिए। भाई, प्रशांत किशोर का वक्तव्य ऐसा ही वक्तव्य है, हम लोग भी वक्तव्य देंगे तो वही वक्तव्य देंगे। उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन जब लिखित रूप से कुछ प्रमाण जुटाकर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब उसी तरीके से आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए, और उनके प्रमाण गलत हैं सही हैं क्या है इन सबका चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब ये सवाल उठाए तो उसका कोई जवाब न दिया जाए, उसकी चुप्पी साध दी जाए, या इधर उधर की बातें करके या उनके ऊपर कुछ छिछले आरोप लगाकर उस बात को टाल दिया जाए। प्रशांत किशोर का ये वक्तव्य था। और जब उसे चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तब भी उन्होंने वही वक्तव्य दिया जो कि हमारे और आप जैसे लोग देंगे। उन्होंने कहा भाई चिराग पासवान तो एनडीए की केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो सांसद है, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, क्या उन्होंने सांसद ही छोड़ दी है, क्या उन्होंने एनडीए से इस्तीफा दे दिया है या बाहर निकल आए हैं? इसका सीधा मतलब यह है, उनका कहना था कि वो भाजपा से पूछ कर ये सारे काम कर रहे हैं और भाजपा और उनके बीच में एक साजिश है। मैं बता रहा हूं कि उनकी राजनीति जो है इस वक्त कुछ इस तरह से पारदर्शी शैली में उनकी राजनीति प्रशांत किशोर की हो रही है। उससे क्या होता है कि जो राजनीति की घटिया और छिछली किस्म की जो गतिविधियां होती हैं उनसे जो पिछले मुद्दतों से बिहार में चल रही हैं और सारे देश में चल रही हैं, उससे जो उकताया हुआ मतदाता है, उससे जो चिड़ा हुआ समझदार मतदाता है, वो इस तरह की नई उभरती हुई शक्ति के प्रति आकर्षित होता है। इस बात की बहुत संभावना है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार दोनों तरफ मार करें। वो हो सकता है कि वो एनडीए को कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाए, हो सकता है कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए। वो जिस तरह खुलकर एनडीए की आलोचना कर रहे हैं उसी तरह खुलकर इंडिया गठबंधन की भी आलोचना कर रहे हैं। उनको बहुत बेरहमी के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव को छीलते हैं, उसी तरीके से वो एनडीए को भी छीलते हैं। तो ये दोनों ताकतें, चिराग पासवान एनडीए की तरफ से और प्रशांत किशोर स्वतंत्र रूप से एक नई शक्ति की रूप में दावेदारी करने वाले राजनेता के तौर पर बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं। और ये बंद मुट्ठी जब खुलेगी तो उसके अंदर क्या निकलेगा इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं अभय भाई बस अपनी समझ के लिए, और ऐसे ही एक, अगर प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान एक मंच पे आ जाते हैं तो भाई मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं अगर प्रायोजित नहीं तो समर्थित कह लीजिए या आशीर्वाद प्राप्त बीजेपी की ही एक कोई टीम खेल रही है। अगर ये दोनों लोग एक फ्रंट पे आते हैं, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, तब तो ये माना जाएगा ना कि कहीं ना कहीं नहीं देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक मंच पे आ जाते हैं तब तो कुछ का कुछ हो जाएगा और उसके हम लोग बहुत सारे मतलब निकालेंगे और तब तक देखिए उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रियाएं होंगी वो सब देखी जाएंगी। मुझे इसका संभावना बहुत कम लग रही है। देखिए, राजनीति सत्ता करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए की जाती है और चिराग पासवान इस वक्त केंद्र की सत्ता में आसीन है। चिराग पासवान अगर जरा से भी चूकते हैं तो अमित शाह के पास में एक दूसरा पत्ता है उनके चाचा का, जो पहले चिराग पासवान को डाउन करने के लिए उनके चाचा के पत्ते का इस्तेमाल किया गया था। तो वो कभी भी चिराग पासवान कभी भी ऐसा दांव मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे
जिसमें वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में कोई दांव लगाए। वो केंद्र की राजनीति में भी बने रहेंगे और बिहार के लिए बिहार की राजनीति भी करते रहेंगे। इसमें भी जो उन्हें हासिल हो जाए उसके बाद वो तय करेंगे क्या छोड़ें क्या पकड़ें। तो वो तो बिल्कुल नहीं अमर भाई, मेरा प्रश्न मैं थोड़ा प्रश्न को और स्पेसिफिक कर दूं। पिछली बार ये तय बात है कि उनकी पीठ पे अमित शाह या भाजपा का हाथ था और तब वो अमित शाह के हनुमान बन के वहां पे नीतीश कुमार को कमजोर किए थे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर क्योंकि इसकी संभावना को रूल आउट मत करिए, प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे थे 2 अक्टूबर या पिछले साल, तो उस दिन पूरी संभावना थी कि अनाउंसमेंट के समय चिराग पासवान उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं। इस तरह की बहुत संभावनाएं थी। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर ये दोनों लोग आते हैं तो फिर तो ये काफी कुछ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेपथ्य में कुछ खेल खेल रही है। वो क्या कर रही है ये तो मुश्किल होगा बताना, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का इसको समर्थन है इस गठबंधन को। मैं इस बात को कह रहा हूं। देखिए, अगर उन दोनों का गठबंधन और खुला गठबंधन होता है तो ये तो चिराग पासवान एक बहुत बड़ा दांव मारेंगे ना उसमें। फिर तो वो प्रशांत किशोर के साथ तब तक गठबंधन नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार से इस्तीफा ना दे दें या एनडीए नहीं छोड़ दें। ये तो नहीं हो सकता कि वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन भी कर लें और केंद्र में मंत्री भी बने रहें। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करना वो पसंद करेंगे, क्यों ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ गारंटियां चाहिए होंगी। या तो वो गारंटियां उन्हें कहीं से मिलें, कहां से मिलें, वो चीज कहां है। जाहिर है वो गारंटियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ही प्राप्त होंगी गारंटियां। तो हम कयास के तौर पर इस बात के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी बिहार में जो संभावना दिख रही है मुझे वो यही है कि प्रशांत किशोर भाजपा आला कमान का गेम खेल रहे हैं, चिराग पासवान भाजपा आला कमान का गेम खेल रहे हैं। और अगर भाजपा आला कमान इन्हें जल्दी ही उन्हें रोकती नहीं है तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये गेम पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था तकरीबन वैसा ही है। और इस बार ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लेना चाहती है भाजपा और चिराग पासवान मिलकर कि नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब फिर इसके बाद प्रश्न ये उठाएगा कि नीतीश कुमार की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई चिराग पासवान के वक्तव्य पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो लोग खामोशी के साथ देख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को लगा कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए ये एक पहले की तरह साजिश हो रही है तो वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और इसीलिए चिराग पासवान के इस वक्तव्य के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई बोला नहीं है, सब लोग चुपचाप हैं, सब लोग देख रहे हैं, देखिए मामला आगे किधर जाता है। अबे भाई, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन मैं फिर भी बता दूं जो मेरे पास सूचनाएं हैं। चिराग पासवान इसलिए प्रेशर बना रहे हैं कि चिराग पासवान के पास 5 एमपीज हैं। बिहार में 8 एमएलए के ऊपर 1 एमपी होता है मोटे तौर पे। तो चिराग पासवान का ये मानना है कि भाई 40 से कम एमएलए तो मैं मानूंगा ही नहीं। बीजेपी का गेम प्लान ये है कि जब 40 एमएलए की सीट उनको दी जाएंगी तो वो 115 सीटें पिछली बार लड़े थे नीतीश, तो उनसे भी कम किया जाएगा। तो नीतीश जी को बहुत आसानी से वो 100 सीटों के अंदर समेटेंगे। और चिराग पासवान की 40 सीटों में बहुत संख्यक बीजेपी के ही डमी कैंडिडेट होंगे जो चिराग पासवान के कैंडिडेट होकर लड़ेंगे। कुछ इस तरह की भी बात जो मेरे संज्ञान में आई है हो सकता है ये डमी कैंडिडेट वाला मामला हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही चिराग पासवान के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे। खैर आज के लिए इतना ही हमें भाई, लंबा हो गया है। और हम लोग जल्दी एक बात ईरान और इजराइल पे थोड़ा कर लेंगे क्योंकि उसमें पूरा विश्व जो है उसके लपेटे में है। और खास करके एशिया के देश तो उसमें बहुत ज्यादा है। पूरा एयर स्पेस खत्म हो चुका है, लोग कहाँ से जहाज आ रहे हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को डायरेक्टली बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।